नमस्कार साथियों, एडी शर्मा एनएलएम एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन। स्वागत दोस्तों। साथियों, पिछली वीडियो में हमने पंचायती राज के विकास पर चर्चा की थी और इस वीडियो में हम पंचायती राज के संवैधानिक प्रावधानों पर और साथ में कुछ अन्य अद्भुत तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं पंचायती राज प्रणाली के बारे में। आप सभी जानते हैं कि पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया था। इसके अंदर एक संयुक्त प्रवर समिति बनी थी, जिसमें संयुक्त प्रवर समिति का अध्यक्ष की राजस्थान के एक सांसद थे नाथूलाल मिर्धा, उन्हीं को बनाया गया था। और इसके तहत 73वें संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और ये अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के माध्यम से के नाम से भी मनाया जाता है। साथियों, इसके माध्यम से 73वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान के भाग 9 में 243 ए से ओ तक, हिंदी में बोलें तो कै से ण तक अनुच्छेद उपबंध जोड़े गए और साथ में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय हैं। तो ये मैं आपको पेन डाउन भी कर देता हूं मेरे दोस्तों। तो चलते हैं 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। अब इसके माध्यम से संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक अनुच्छेद जोड़े गए, यानी कि 15 जो लगभग सब अनुच्छेद जोड़े गए और 11वीं अनुसूची सम्मिलित की गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय हैं। तो साथियों, ये बेसिक चीजें तो आपको वैसे भी पता रहनी चाहिए और इस अधिनियम के माध्यम से पूरे भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया। ये साथियों आपको बेसिकली ध्यान रखना है। और वास्तव में इस त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो 3 स्तर हैं वो भी मैं चर्चा कर देता हूं। पहला है सबसे निचला स्तर ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, और फिर आएगा बेसिकली जिला परिषद। ये 3 स्तर अपनाए गए। ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों।
जब आपको ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर भी रहना चाहिए। लेकिन साथियों, अलग अलग राज्यों में पंचायत समिति को फिर भी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे सिंपल असम में अलग आंचलिक परिषद कहा जाता है। तो पंचायत समिति के नाम कुछ राज्यों में अलग अलग हैं, तो वो भी ध्यान रखना। पंचायत समिति के नाम और राज्य, अब ये आपको पता रहना चाहिए। साथियों, इसमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहना चाहिए कि जैसे आंध्र प्रदेश में मंडल पंचायत कहते हैं, आंध्र प्रदेश में मंडल पंचायत नाम है। असम में आंचलिक परिषद कहते हैं, आंचलिक पंचायत। ये भी ध्यान रखना है। साथ में जो तमिलनाडु में पंचायत यूनियन कहते हैं। कर्नाटक में तालुका डेवलपमेंट बोर्ड कहते हैं। जबकि यूपी गुजरात में तालुका पंचायत के नाम से संबोधित कर दिया जाता है। ये भी आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए, जो परंपरागत नाम है वो भी क्लियर होने चाहिए। तो साथियों, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जहां तक है तो पूरा क्लियर होना चाहिए। फिर इसके बाद ध्यान रखना है आपको कि वास्तव में अलग अलग राज्यों में जो पंचायती सिस्टम था वो अलग अलग प्रकार से चल रहा था। 93वें संशोधन अधिनियम के बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाने के लिए सभी राज्यों ने अपना अलग अलग पंचायती राज अधिनियम भी पारित किया गया। तो बेसिकली जैसे राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया, उसे 1994 के नाम से जानते हैं, पंचायती राज अधिनियम 1994। अगर राजस्थान की बात करें साथियों, तो राजस्थान में जो पंचायती राज है उसका विकास आधुनिक पंचायती राज का पहले से शुरुआत हो चुकी थी। और इसमें एक बेसिकली ग्राम पंचायत लेवल पर जो पंचायती राज है वो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1993 के माध्यम से ही चालू हो गया था। तो राजस्थान में पंचायती राज के विकास पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा देखना है क्योंकि वास्तव में उद्घाटन भी राजस्थान में हुआ था, तो इसलिए वैसे भी राजस्थान को थोड़ा सा तवज्जो देना चाहिए और उसमें देखना भी चाहिए कि भाई क्या क्या इसमें प्रावधान है। तो छोटी छोटी बातें क्लियर होनी चाहिए। तो बेसिकली क्या है, राजस्थान पंचायत अधिनियम, सबसे पहले तो यहाँ राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 था। तिरपन लागू किया गया था। इसमें केवल ग्राम पंचायतों की बात थी, पंचायत समिति की बात नहीं थी। इसमें केवल ग्राम पंचायतों के बारे में प्रावधान था। दो अक्टूबर 1959 के बाद विधिवत उद्घाटन के बाद राजस्थान में बेसिकली जो है जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम पारित किया गया। पंचायत समिति जिला परिषद अधिनियम 1959 पारित किया गया।
और जो वर्तमान में जो त्रिस्तरीय संविधानिक 73वें संशोधन नियम के बाद राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में पारित किया गया। इसी प्रकार अलग अलग राज्यों ने भी अपने पंचायती राज अधिनियम पारित किए विधानसभा में और पंचायती राज को दिशा दी। वास्तव में पंचायती राज के बारे में कानून बनाने की अंतिम शक्ति जो है वो अनुच्छेद 328 के तहत विधानसभा के पास है। तो पंचायती राज के संदर्भ में विशेषकर निर्वाचन के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति विधानसभा के पास है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए मेरे दोस्तों। जब आपको ये ध्यान रहेगा तो आप आसानी से तो कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? विधानसभा के पास है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब साथियों इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में और क्या क्या प्रावधान किए गए कि वो भी आपको पता रहना चाहिए कि राजस्थान में कई बार अनेक बार इसके लिए कहीं ना कहीं एक तो इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान 1989 पारित बनाया गया। तो पंचायती राज प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर की स्थापना 1989 को की गई। ये जयपुर में स्थित है। तो ये भी आपके ध्यान में, संस्थान की स्थापना 1999 में 1989 में की गई। तो ये छोटी छोटी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो प्रशिक्षण के लिए था। इसी प्रकार से कुछ विशेष समितियां भी गठित की गई पंचायती राज के सुधार में। सादी कली समिति की चर्चा तो मैंने पहले कर ही दी थी आपको, तो फिर भी मैं नाम ले देता हूं। सादी कली समिति राजस्थान से संबंधित थी, जो 64 में गठित की गई थी। फिर इसके बाद एक गिरधारी लाल व्यास समिति थी, 73 में बनी। ये मेनली ग्राम सेवक और सचिव से संबंधित थी। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। एक प्रोफेसर वीएस व्यास समिति का गठन भी 2010 में किया गया। प्रोफेसर वीएस व्यास समिति, ये 2010 में गठन किया गया। जिसने
प्रारंभिक शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक न्याय, महिला बाल विकास, महिला बाल विकास, ठीक है, और साथ में कृषि विभाग। ये पंचायती राज को सौंपने की बात की। पंचायत राज संस्थाओं को सौंपने की बात की। उस समय गहलोत जी थे सीएम, श्री अशोक गहलोत जी, जो वर्तमान में भी हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये व्यास समिति का बारे में भी जानना चाहिए। फिर इसी प्रकार से ध्यान रखना है, पारिक समिति इसी प्रकार से गुजरात से संबंधित है। पारिक समिति का गुजरात में गठन किया गया था पंचायती राज में सुधार के लिए। नायक समिति का महाराष्ट्र में किया गया था। पांडे समिति का मध्य प्रदेश में किया गया था। साथियों, मिलान करने के लिए आए तो आप आसानी से मिलान कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो ये सारी पंचायती राज से संबंधित बातें हैं, तो ये आपको याद भी रखनी चाहिए। भाई कौन सी समिति किस राज्य से संबंधित है, तो ये क्लियर होना चाहिए। तो साथियों, आपको ये बातें छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो साथियों हम गलत कर जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें ये याद रहना चाहिए कि भाई ये सारे हमें चीजें याद रखनी चाहिए। अब हम चलते हैं साथियों कि वास्तव में 73वें संशोधन नियम द्वारा जो अनुच्छेद 243 ए से ओ तक जोड़े गए, उनमें क्या क्या प्रावधान है, उन पर चर्चा करते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और अनुच्छेद 243 ए से अनुच्छेद 243 ओ तक प्रावधान। हिंदी में कैसे न कहते हैं, लेकिन साथियों सीक्वेंस थोड़ा अंग्रेजी में ध्यान रखेंगे, ज्यादा बेस्ट रहेगा, आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 243 ए पर। चलिए मेरे साथियों, तो पहले चर्चा हम अनुच्छेद 243 ए पर ही कर लेते हैं। अनुच्छेद 243 ए, इसमें क्या प्रावधान? अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा से संबंधित है, ग्राम सभा से संबंधित है। से संबंधित है। यह सभा सभी पंचायत के मतदाताओं से मिलकर बनती है। इसकी अध्यक्षता सरपंच करता है। इसकी अभी 4 बैठकें होती हैं। कितनी बैठकें होती हैं? 4। 4 बैठकें कब कब होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। 4 बैठकें होती हैं, 26 जनवरी है, 1 मई है, 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। ये ध्यान रखना है, 26 जैन को, 1 मई को और 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को, 4 बैठकें होती हैं।
तो साथियों कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य है ग्राम सभा को विधायिका का दर्जा देना। अभी इसकी 4 बैठकें मात्र 4 दिन होती हैं। धीरे धीरे इसमें भी सत्र चला करेंगे, जैसे विधायिका में सत्र चलते हैं, संसद में सत्र चलते हैं। धीरे धीरे हमारा उद्देश्य यही है कि इसके भी सत्र आयोजित हों। भाई इसके भी 3-4 सत्र होंगे और आम मतदाता जो होंगे विधायक की बातें सरपंच पद से क्वेश्चन करेंगे और पूरा ऐसा मॉडल हो जाएगा कि वास्तव में पूरा गांव या सरपंच की जो कार्यकारिणी है वो बेसिकली किसके प्रति उत्तरदायी होगी, ग्रामीण मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी होगी। ग्रामीण मतदाता यहाँ विधायक की तरह काम करेंगे, सरपंच पंच जो होंगे वो मंत्री परिषद की बातें काम करेंगे। तो ये हमारी परिकल्पना है, गांधी के सपनों को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम इसे मान सकते हैं। अब हम साथियों चलते हैं अनुच्छेद 243 बी पर। इसमें गठन है पंचायती राज का गठन। तो बेसिकली देखते हैं 243 बी, अनुच्छेद 243 बी। इसमें गठन की चर्चा है, कॉन्स्टिट्यूट। तो इसमें त्रिस्तरीय है, ये आपको 3 टायर सिस्टम है, तो आपको वैसे भी पता है ये त्रिस्तरीय है, 3 टायर है। तो जिसके 3 स्तर कौन कौन से हैं, पहला ग्राम पंचायत, दूसरा और तीसरा। तो ये भी आपको पता है, फिर भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। पहला है ग्राम पंचायत, सबसे निचले स्तर की जो है पंचायती राज संस्था PIR TRI। फिर है पंचायत समिति, जिसके मैंने विभिन्न नाम आपको बताए। ये ब्लॉक स्तर पर होगी, ये ग्राम के स्तर पर होगी, ये ब्लॉक स्तर पर होगी, और जिला परिषद जिला के स्तर पर होगी। तो 3 स्तरीय प्रणाली की बात की गई है। तो ये इसके अंदर प्रावधान है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जो तीसरा वाला जो है 243C वाला है, पंचायतों की संरचना है, कंपोजिशन है। अब हम उस पर चर्चा करते हैं, संरचना पर। तो चलिए साथियों 243C पर चर्चा करते हैं, और इसमें आपको संरचना कैसे बनेगी वो भी आपको पता रहना चाहिए। इसमें है पंचायतों की संरचना, कंपोजिशन। चलो मेरे बेटा, इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसमें ये बताया गया है पूरा किस तरीके से वास्तव में ग्राम पंचायत का गठन होगा, उसका चुनाव कैसे होंगे, कैसे वार्ड गठित होंगे, इसी प्रकार से पंचायत समिति के कैसे वार्ड गठित होंगे, और फिर जिला परिषद के कैसे गठित होंगे। तो पूरी चर्चा इसके बारे में कानून बनाने की, मैंने कहा अंतिम शक्तियां जो हैं विधानसभा के पास हैं। तो विधानसभा में अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग प्रकार से गठित होती हैं। भाई कहीं प्रत्यक्ष निर्वाचन भी होगा, कहीं अप्रत्यक्ष भी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्था है, क्योंकि विधानसभा ही इस बारे में कानून बनाएगी। संसद ने पूरा अपने शक्ति के बारे में कह दिया। अब आगे निर्वाचन दलीय आधार पर होगा कि निर्दलीय आधार पर होगा, प्रत्यक्ष होगा कि अप्रत्यक्ष होगा, ये सब विधानसभाएं तय करेंगी, अलग अलग राज्यों की अलग अलग। फिर भी मैं आपको राजस्थान के बारे में थोड़ा उदाहरण देकर समझाने की चेष्टा करूंगा। तो साथियों आइए हम चर्चा करते हैं पहले स्तर ग्राम सभा का। ग्राम सभा की चर्चा करते हैं, सबसे जो निचला स्तर है ग्राम पंचायत, तो उसकी चर्चा करते हैं। पहले स्तर ग्राम पंचायत की चर्चा हम करते हैं। ग्राम पंचायत, इसमें क्या किया जाएगा, ग्राम पंचायत को विभिन्न वार्डों में बांटा जाएगा। इसको विभिन्न वार्डों में बांटा जाएगा। प्रत्येक वार्ड से एक पंच प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, निर्दलीय। प्रत्येक वार्ड से पंच प्रत्यक्ष रूप से निर्दलीय निर्वाचित होगा, वे किसी दल का नहीं होगा।
सरपंच समस्त वार्ड की जनसंख्या द्वारा समस्त वार्डों के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्दलीय निर्वाचित होगा। भाई दल यहां भी नहीं होगा। भाई पंच भी क्या होगा, निर्दलीय होगा और जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। सरपंच भी निर्दलीय होगा और समस्त वार्डों द्वारा चुना जाएगा। पंच तो एक वार्ड से एक होगा, सरपंच समस्त वार्डों से। मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत में 15 वार्ड है तो सरपंच का चुनाव 15 के 15 वार्ड से होगा। अब वास्तव में कितनी जनसंख्या पर वार्ड कितना होंगे, कितनी जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत में कितने वार्ड होंगे, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रावधान है। फिर भी मैं राजस्थान का उदाहरण देता हूं। राजस्थान के संदर्भ में देखें तो यहां 3000 जनसंख्या पर 9 वार्ड होते हैं। तीन हजार जनसंख्या पर 9 वार्ड। और प्रति 1000 जनसंख्या बढ़ने पर 2 वार्ड बढ़ जाते। जैसे मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 5000 है तो वहां 9, 2 और 2 तो कितने हो जाएंगे, 9 4 13 वार्ड होंगे। तो ये जनसंख्या पर निर्भर करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये भी ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थान में कि ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, तो ये भी साथियों ध्यान रखना है। 11304 है वर्तमान में। तो यहाँ पर अब संख्या कितनी है, टोटल ग्राम पंचायतें कितनी है राजस्थान में, 11304। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं राजस्थान के संदर्भ में। तो ये भी आप थोड़ा सा पता रखें तो बेटर रहेगा कि राजस्थान की कोई लोकल परीक्षा भी देंगे तब भी आपके काम आ सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम पंचायत समिति के बारे में देखते हैं। पंचायत समिति एक मध्यवर्ती संस्था है। इसका चुनाव भी क्या है, बेसिकली विधानसभा तय करेगी कि दलीय आधार पर होगा कि निर्दलीय के आधार पर होगा। लेकिन वास्तव में कई जगह तो ये सिस्टम है कि वास्तव में सरपंच चुनते हैं प्रधान उप प्रधान को। कई राज्यों में ये प्रावधान है। लेकिन राजस्थान में जो प्रावधान है वो मैं थोड़ा सा चर्चा करते हुए आपको बताता हूँ। राजस्थान में क्या किया जाता है, पंचायत समिति को वार्डों में बांट दिया जाता है। फिर प्रत्येक वार्ड से दलीय आधार पर सदस्य चुना जाता है। तो राजस्थान में क्या किया जाता है, राजस्थान में पंचायत समिति को विभिन्न वार्डों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक वार्ड से दलीय आधार पर प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा एक सदस्य निर्वाचित होता है। यह सदस्य अपनों में से ही प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करते हैं। अब कहीं प्रधान को ब्लॉक प्रमुख भी बोला जाता है, तो यहाँ ब्लॉक प्रमुख भी चलेगा। मैंने राजस्थान के संदर्भ में शब्दावली प्रयोग की है। तो ये भी ध्यान रखना है। अब राजस्थान में देखते हैं कि वास्तव में पंचायत समितियां कितनी हैं, ये भी ध्यान रखना है कि कैसे गठित होती हैं, मैं वो भी बता देता हूं। 1 लाख पर पंचायत समिति में 15 वार्ड होते हैं। फिर वास्तव में 15,000 प्रति बढ़ने पर 2 वार्ड बढ़ जाते हैं।
तो राजस्थान के संदर्भ में थोड़ा सा और बता देता हूं। एक लाख जनसंख्या पर पंचायत समिति में 15 वार्ड होते हैं। कितने वार्ड होते हैं? 15। और प्रति 15,000 जनसंख्या बढ़ने पर 2 वार्ड बढ़ जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रति 15,000 जनसंख्या बढ़ने पर 2 वार्ड बढ़ जाते हैं। ये आपको पता रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी पंचायत समिति की जनसंख्या 1,30,000 है, तो वहां क्या होगा? 15 वार्ड तो 1 लाख पर हो गए, 15,000 पर 2, 15,000 पर 2, यानी कि वहां पर क्या होगा? 15 4 19 वार्ड होंगे। तो ये बात आप अंडरस्टूड होनी चाहिए। ठीक है मेरे साथियों। अब राजस्थान में ये भी ध्यान रखना चाहिए भाई, पंचायत समितियां वर्तमान में कितनी है? मैं वर्तमान में ही बता सकता हूँ, 352 समितियां हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, राजस्थान में वर्तमान में 352 समितियां हैं, पंचायत समितियां हैं। अभी पुनर्गठन किया गया था तो उसके बाद है ग्राम पंचायतों की संख्या। और ये तो बेसिकली ये ध्यान रखना है। अब हम आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, आगे जो देखते हैं जिला परिषद है। तो जिला परिषद का निर्वाचन भी हमारे यहाँ राजस्थान में बेसिकली जो होता है वो दलीय आधार पर होता है। पूरे ग्रामीण क्षेत्र को वार्डों में बांट दिया जाता है। तो जिला परिषद अलग अलग राज्यों में ऐसा ही प्रावधान है, वास्तव में अधिकांश राज्यों में भी यही प्रावधान है। जिला परिषद का प्रावधान अधिकांश राज्यों में सेम ही है। जिला परिषद में क्या होता है कि पूरे ग्रामीण जिला क्षेत्र को वार्डों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक वार्ड से दलीय आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा एक सदस्य चुना जाता है। फिर आगे आपको ध्यान रखना है कि निर्वाचित सदस्य अपने में से ही एक को जिला प्रमुख और एक को उप जिला प्रमुख चुन लेते हैं। निर्वाचित सदस्य अपने में से ही एक जिला प्रमुख और एक उप जिला प्रमुख चुन लेते हैं, यानी कि इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। भाई जिला प्रमुख और उप सदस्यों का निर्वाचन तो प्रत्यक्ष होता है, लेकिन जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख का कैसा होता है? अप्रत्यक्ष चुन लेते हैं, क्योंकि ये तो सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं ना, जनता द्वारा नहीं चुने जाते। अब ये छोटी छोटी बातें आपको स्मरण रहनी चाहिए मेरे दोस्तों। अब राजस्थान में 33 जिले हैं तो 33 जिला परिषद हैं, ये भी ध्यान रखना है। 4 लाख जनसंख्या पर क्या होगा? 17 वार्ड होंगे। फिर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 2 वार्ड बढ़ जाएंगे। तो राजस्थान में देखें, राजस्थान में 33 जिला परिषद हैं। भाई जितने जिला होंगे उतने जिला परिषद होंगी। यहाँ 4 लाख जनसंख्या पर प्रावधान है कि 17 वार्ड होंगे। अगर किसी जिला ग्रामीण जनसंख्या 4 लाख है तो वहां कितने वार्ड होंगे? 17। प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 2 वार्ड बढ़ जाएंगे। ये भी आपको पता रहना चाहिए।
तो ये छोटी छोटी बातें आपको सारी स्मरण रहेंगी साथियों, तो आप आसानी से हर चीज को हल कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो मैंने आपको संरचना कंपोजिशन भी बता दिया। अब 243 डी में क्या है, ये आरक्षण से संबंधित है। भाई सीटों का आरक्षण कैसे होगा, तो इसमें है SC ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है, जबकि OBC को भी आरक्षण दिया गया है, तो महिलाओं को 1/3 आरक्षण है। तो ये छोटी छोटी बातें भी आपको ध्यान रखना है। अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 243 डी। इसमें आरक्षण से संबंधित प्रावधान, आरक्षण वाला प्रावधान है। आरक्षण वाले प्रावधान में आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, इसमें क्या है, SC ST को जनसंख्या के अनुपात में है, OBC के लिए भी आरक्षण है, OBC के लिए भी आरक्षण है, और महिलाओं को 1/3 आरक्षण। लेकिन साथियों एक बात ध्यान रखना है कि आरक्षण की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, कहते हैं चक्रीय प्रणाली, रोटेशन सिस्टम अपनाया जाता है। जैसे कोई सीट एक बार पुरुष SC की आ गई तो दोबारा पुरुष SC का रिजर्वेशन नहीं होगा उसमें, इसमें ये ध्यान रखना है। एक बार कोई ST पुरुष आ गई तो दोबारा ST पुरुष नहीं होगा, ST महिला तो हो सकता है। तो इसमें चक्रीय जो प्रणाली है, रोटेशन सिस्टम है आरक्षण की, वो अपनाई जाती है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूं, इसमें आरक्षण की चक्रीय प्रणाली अपनाई जाती है। अब उसके बाद आपको साथियों ध्यान रखना है, अगली चीज भी आपको पता रहनी चाहिए कि 243 ई में क्या है। ई में भी आपको पता रहना चाहिए, इसमें है अवधि। ई में है अवधि, तो अवधि के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 243 ई, इसमें है अवधि। क्या है, अवधि का बारे में प्रावधान है कि अवधि कितनी होगी। भाई सामान्यता तो 5 वर्ष है। सामान्यता क्या है, सामान्यता 5 वर्ष है, ये बात तो सबको पता है। सामान्यता तो 5 वर्ष है, कितना है, 5 वर्ष। लेकिन 2 वर्ष पश्चात 3 बटा राजस्थान के संदर्भ में मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, हो सकता है अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रावधान हो साथियों। तो आप अपने जो भी अदर स्टेट से जुड़ा हुआ है, झारखंड, हरियाणा या यूपी, MP और आंध्र प्रदेश, बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है, या तो मेरे को बता दें कि भाई आपको नहीं मिला है छोटी सी बात, तो आपको मैं सेंड कर दूंगा, जैसे भी आपकी इच्छा हो। सामान्यता 5 वर्ष है। तो इसमें देखते हैं कि राजस्थान में क्या प्रावधान है वर्तमान में। राजस्थान में 2 वर्ष पश्चात 3/4 बहुमत से, सदस्यों के बहुमत से बहुमत के अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। फिर प्रतिनिधि स्वयं भी त्याग पत्र दे सकता है। अब किसको त्याग पत्र देगा, ये भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रावधान है। तो मैं राजस्थान के संदर्भ में फिर आपको बता देता हूं साथियों। तो देखिए राजस्थान में जो प्रावधान है उसमें पंच, उप सरपंच और सरपंच, ये तो BDO को अपना त्याग पत्र देते हैं। सरपंच ये किसको देते हैं, BDO को। जबकि
उप प्रधान, जिसे ब्लॉक प्रमुख भी कहा जाता है, प्रधान, ये पंचायत समिति प्रमुख भी कह देते हैं या ब्लॉक प्रमुख। जो खंड वाला स्तर रहता है, ये अपना यहाँ पर त्याग पत्र जो है जिला प्रमुख को देते हैं। और जो जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख हैं, वो संभागीय आयुक्त को देते हैं, भाई मंडल कमिश्नर को देते हैं। उप जिला प्रमुख और जिला प्रमुख ये अपना त्याग पत्र मंडल कमिश्नर को, संभागीय आयुक्त, मंडल कमिश्नर, या राजस्थान में संभागीय आयुक्त बोलते हैं तो संभागीय आयुक्त को देते हैं। तो ये चीजें भी आपको अगर पता रहेंगी तो बेटर रहेगा कि भाई ये त्यागपत्र किसको देते हैं, तो ये भी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप देखते हैं कि बेसिकली ये मैंने आपको पूरा बताया। तो इसके बाद देखते हैं ई के बाद आता है 243 एफ अनुच्छेद। अब साथियों ज़्यादा बड़े नहीं हैं तो, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रहना चाहिए। एफ, इसमें है योग्यताएं। योग्यताएं क्या है? बेसिकली ये योग्यताओं का निर्धारण भी विधानसभा करती है। विधानसभा चाहे तो चेंज भी कर सकती है। वर्तमान में अधिकांश राज्यों में 21 वर्ष की आयु और मतदाता सूची में नाम। अब पहले राजस्थान में शिक्षा वाली योग्यताएं रखी थी, अब वो भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोहराए नहीं है। लेकिन मतदाता सूची में नाम। अब शैक्षणिक प्रावधान तो हटा गए, लेकिन वसुंधरा जी जब सीएम थी राजस्थान में तो शिक्षा वाले प्रावधान उन्होंने कर दिया, शैक्षणिक योग्यता भी होनी चाहिए। तो साथियों एमपी एमएलए बनने की योग्यता नहीं थी, लेकिन सरपंच पंच बनने के लिए योग्यता निर्धारित कर दी गई। अब वो तो नेता जगण है, कैसे भी किसी भी तरीके से कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। हर राज्य में अलग अलग अपने प्रावधान किए जा सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है कि एफ के बाद जो प्रावधान अगला है वो ध्यान रखना है कि एफ के बाद आएगा जी, 243 जी। ये जी वाला है, इसमें सिंपल है, ग्राम पंचायत अपने विकास कार्यक्रम स्वयं बना सकती है। ग्राम पंचायत अपने विकास कार्यक्रम स्वयं बना सकती है। ये भी आपको ध्यान रखना। जी के बाद जो आता है एच, एच में पंचायती राज को कर लगाने का अधिकार दिया गया। 243 एच में क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। पंचायती राज को कर लगाने का अधिकार होगा। पंचायती राज संस्थाओं को, पीआरआई को कर लगाने का अधिकार होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। एच के बाद फिर आई है, तो इसको थोड़ा सा आई को आपको मैं बता देता हूं। 243 आई अनुच्छेद तो है, अनुच्छेद तो आपको आगे ध्यान रखना है। तो साथियों इसमें क्या है, इसमें है राज्य वित्त आयोग। इसमें राज्य वित्त आयोग के बारे में प्रावधान है। ये राज्य वित्त आयोग क्या करेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। आई और वाई में है, उधर वाई में है शहरी के बारे में, यहाँ आई में है। इसका प्रमुख कार्य साथी होता है कि बेसिकली
कि राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के मध्य वित्त विभाजन का कार्य सिफारिशें करना। राज्य सरकार व स्थानीय संस्थाओं के मध्य वित्त विभाजन की सिफारिशें करना। ये इसका मेन काम है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब साथियों क्या है कि बेसिकली जो वित्त आयोग हैं तो बेसिकली गठित किए गए हैं अलग अलग राज्यों में, वो जो इस प्रकार की सिफारिशें करते हैं। थोड़ा सा मैं राजस्थान के बारे में आपको बता देता हूँ। ऐसे अलग अलग राज्य के बारे में अलग अलग विद्यार्थी अपनी नॉलेज को कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं राजस्थान के बारे में बता देता हूँ कि राजस्थान में पहले वित्त आयोग का गठन 1995 में किया गया था। प्रथम जो वित्त आयोग था 1995 में इसका गठन किया गया था, तो ये ध्यान में रखना है। अब तक 6 आयोग बन चुके हैं। कितने आयोग बन चुके हैं? 6। तो 6 में आपको ध्यान रखना है। प्रथम के जो अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल थे। 5वें का ज्योति किरण थी, डॉक्टर ज्योति किरण। 5वें का जो गठन है 1995 में किया गया था, और ज्योति 2015 में किया गया था। इसको डिलीट करते हैं। 5वें का 2015 में किया गया था। बीजेपी के समय डॉक्टर ज्योति किरण थी। और छठे का भी 2021 में गठन किया गया है। डॉक्टर प्रद्युमन सिंह को बनाया गया है गहलोत जी ने। तो प्रद्युमन सिंह को बनाया गया है, प्रद्युमन सिंह को। तो पहले वित्त मंत्री भी रह चुके हैं ये। तो ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है। तो छोटी छोटी बातें आपको अगर क्लियर रहेंगी तो आप आसानी से सारी बातों को कर सकते हैं। उसके बाद 243 जे पढ़ते हैं। आई के बाद जे आता है, तो जे के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 243 जे। इसमें लेखा परीक्षण के बारे में प्रावधान है, ऑडिट के बारे में, कि भाई इनके लेखाओं की, पंचायती राज संस्थाओं के लेखा परीक्षण के बारे में कि लेखा परीक्षण किया जाएगा। तो बेसिकली कैग ही करता है। तो जितने भी पीआरआई संस्थाएं हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उनके बारे में लेखा परीक्षण का कार्य कैग ही करेगा, कैग के निर्देश पर होंगे। फिर इस लेखा परीक्षण की रिपोर्ट राज्यपाल की दी जाएगी। पंचायती राज संस्थाओं के बारे में राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानसभा में रखेगा, और विधानसभा में जो लोक लेखा समिति होगी वो बेसिकली क्या करेगी, इस रिपोर्ट की जांच करेगी और उसके आधार पर सदन से दंड देने के लिए कहेगी भ्रष्टाचार के मामले में। तो ये छोटी छोटी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए मेरे दोस्तों। ये आपने संसद में भी मैंने बताया था कैग के बारे में, लोक लेखा समिति के बारे में। अब भी इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। अब इसके बाद जो आपको अगला ध्यान रखना है, आई के बाद जे के बाद के है, अनुच्छेद 243 के। अनुच्छेद 243 के बारे में मैं आपको अलग से बता देता हूं। अनुच्छेद 243 के में है राज्य निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना भी है साथियों। राज्य निर्वाचन आयोग जो है बेसिकली ये 62 वर्ष की आयु या 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, 62 वर्ष की आयु तक के लिए। इसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश की प्रक्रिया के समान हटाया जा सकता है। प्रक्रिया के समान हटाया जा सकता है। इसका काम क्या है? स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचन कराना। कार्य क्या है? कार्य देखें तो इसका कार्य है पीआरआई यानी कि पंचायती राज संस्थाएं और शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव कराना।
ये निर्वाचन यही कराता है। जो एमपी एमएलए का निर्वाचन है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है, जबकि जो पंचायती राज संस्थाएं हों या शहरी स्थानीय निकाय हों उनके चुनाव का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग ही करता है। तो वास्तव में ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद वास्तव में राजस्थान के संदर्भ में मैं बताऊं तो राजस्थान में जो है 1994 में पहली बार जो राज्य निर्वाचन आयुक्त बने थे अमर सिंह राठौड़ बने थे। तो ये अगर आप ध्यान रखते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, छोटी सी बात है। अगर आपको याद रहती है तो अच्छी बात है, नहीं तो अन्यथा वैसे भी काम चला सकते हैं। उसके बाद साथियों जो है अगला है के बाद आएगा एल, अनुच्छेद 243 एल। इसमें क्या प्रावधान है ये भी ध्यान रखना। इसमें है पंचायती राज संस्थाओं को संघ राज्य क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है। पंचायती राज संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं का गठन संघ राज्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। अब इसमें साथियों अगला ध्यान रखना है कि वास्तव में हमने जे के एल पढ़ लिया, तो एल के बाद क्या आता है एम। तो अनुच्छेद 243 एम में क्या प्रावधान है ये भी हम जान सकते हैं। 243 एम में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 243 जो एम में प्रावधान है तो इसमें कहा गया है कि बेसिकली जहां जनजातीय परिषद होगी वहां पंचायती राज लागू नहीं होगा। तो इसमें क्या प्रावधान है तो मैं आगे बता देता हूं। तो बेसिकली अनुच्छेद 243 एम इसमें प्रावधान है कि जनजातीय परिषद वाले क्षेत्रों में पंचायती राज लागू नहीं होगा। तो वहां जनजातीय परिषद है वहां क्यों लागू होगा। नहीं होगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ये नहीं लागू होगा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। तो ये क्षेत्र कौन से हैं, ये क्षेत्र हैं जहां पर नहीं लागू होगा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये भी ध्यान रखना है। मेघालय मिजोरम वाला क्षेत्र तो आएगा ही। फिर क्या है मणिपुर पहाड़ी क्षेत्र और दार्जिलिंग क्षेत्र, यहाँ पर जनजातीय परिषदें हैं अपनी अपनी, तो वहां पर फिर ये लागू भी नहीं होगा। दार्जिलिंग की गोरखा, दार्जिलिंग गोरखा हिल क्षेत्र में, हिल परिषद क्षेत्र में जहां ये गोरखा की अलग परिषद है तो यहाँ पर भी लागू नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। एम के बाद जो है वो आता है एन। एन के है कि बेसिकली इसमें लिखा है एन में कि पंचायती राज के बारे में कानून विधानसभा बनाएगी। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अनुच्छेद 243 एन इसमें प्रावधान है कि पंचायती राज के बारे में कानून विधानसभा बनाएगी। साथियों इसके बाद आएगा अनुच्छेद 243 ओ
MNO, ये अंतिम अनुच्छेद है इसका, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या है कि पंचायती राज से संबंधित जो चुनाव होंगे उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, तो ये भी है। PRI निर्वाचन विवादों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, कि अगर ये न्यायालय में जाने लगेंगे तो समस्या बढ़ जाएगी, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो ये साथियों आपने पंचायती राज पढ़ा है, लेकिन इससे संबंधित मैं छोटे छोटे कुछ प्रावधान और बताना चाहूँगा आपको। तो जैसे जिला आयोजना समिति के बारे में मैं बताता हूँ, तो वास्तव में जिला आयोजना समिति में जो है शहरी और ग्रामीण दोनों के ही शामिल रहते हैं सदस्य पूरे जिले के। तो जिला आयोजन समिति पर भी एक सेकंड चर्चा कर देते हैं कि जिला आयोजना समिति, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग जो कमेटी है, तो बेसिकली DPC भी बोलते हैं। तो इसके बारे में जो प्रावधान है अनुच्छेद ZG में है। तो इसका काम क्या होता है अनुच्छेद ZG, तो ये अनुच्छेद भी मैं लिख देता हूँ कि कहाँ पर है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसके बारे में जैसे क्वेश्चन आ जाए, तो बेसिकली क्या है कि इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों PRI के भी और प्लस शहरी स्थानीय निकायों के दोनों के प्रतिनिधि शामिल रहते हैं। तो ये समन्वयकारी संस्था है, इन दोनों के मध्य समन्वय करने का कार्य करती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब साथियों मैं ये भी बता देता हूँ, 1997 में राजस्थान में 1997 से प्रावधान है कि इसमें 25 सदस्य होंगे। अब राजस्थान के बारे में मैं एक सेकेंड आपको बता देता हूँ कि राजस्थान में 1997 से प्रावधान है कि इसमें DPC में 25 सदस्य होंगे। 20 निर्वाचित और 5 मनोनीत, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और 5 मनोनीत अगर आप ध्यान रखना चाहते हैं तो ये एक बात और मैं बता देता हूं साथियों, अगर आपको ध्यान रखना है कि एक जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण भी होता है DRDA, जो ग्रामीण विकास का कार्य करता है। तो वास्तव में पहले तो ये स्वायत्त संस्था थी, राजस्थान में 2003 से इसमें प्रावधान किया गया कि इसे जिला परिषद का एक प्रकोष्ठ बना दिया है DRDA को। DRDA भी ग्रामीण विकास की एक प्रमुख एजेंसी होती है, लेकिन राजस्थान में 2003 में चेंजेस करके इसको जो जिला परिषद है उसी का एक प्रकोष्ठ बना दिया। तो एक तरीके से जिला परिषद की अध्यक्षता जिला प्रमुख करता है, तो अब जिला प्रमुख के नियंत्रण में कार्य करती है। तो ये सारी बातें आपको पसंद आई होंगी दोस्तों। तो आपने ग्राम पंचायत के बारे में ज्ञान भी अद्भुत प्राप्त किया और मेरे हिसाब से आपको समझ भी आया होगा। जहाँ छोटी मोटी परेशानी आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ साथियों में इस वीडियो से विदाई चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।